हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि +2 कॉमर्स +2 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। पहला जो चैप्टर है इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर जो है करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का दायरा क्या है, उसका महत्व क्या है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब समझते हैं। देखो, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से हुई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका अर्थ होता है छोटा, लेकिन मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आर्थिक समस्याओं को अध्ययन करते हैं। कुल रोजगार कितना है, राष्ट्रीय आय कितनी है, सामान्य मूल्य स्तर आदि कितना है, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है। तो यहाँ पे हम जो समस्याएं हैं, जो इशू हैं, वो हम अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। समस्त अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे जो समस्या होती है, इशू होती है, ये हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। इसमें ऐसे आर्थिक प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है कि जैसे देश के अंदर रहने वाली सभी निवासियों का कल्याण जो है किस तरह से अधिकतम किया जा सके। जो देश के अंदर लोग निवासी रहते हैं उनको रोजगार कैसे दिया जा सके, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की वृद्धि कैसे की जाए, जो कीमत वृद्धि की समस्या है, जो इन्फ्लेशन है, जो मंदी की समस्या है, उसको दूर किस तरह से किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र ये भी अध्ययन करता है कि सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को कैसे सुधार कर सकती है। देखो, जब आप जो इश्यूज होते हैं उनको अर्थशास्त्र इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वहां पे होता है कि जो इकोनॉमी के अंदर लोग रहते हैं उनका सामाजिक कल्याण जो है किस तरह से हमने अधिकतम करना है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को करने वाले समूचे या औसत का अध्ययन है, जिसके अंदर हम रोजगार, पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, राष्ट्रीय उत्पादन, गरीबी, कुल निवेश, कुल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, कुल बचत, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एमएच शिपेरियो के मुताबिक समष्टि अर्थशास्त्र समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के काम काज से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। स्पेंसर के मुताबिक समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है, जिसके अंतर्गत हम बेरोजगारी का स्तर, कि बेरोजगारी कितनी पाई जाती है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की दर कितनी है, राष्ट्र का कुल उत्पादन जैसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं और जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। एमएच स्पेंसर, macroeconomics is concerned with the economy as a whole or large segment of it. Attention is focused on such problems as the level of unemployment, rate of inflation, nation's total output, and other matters of economy's wide significance. अब हमने समझ लिया है कि जो मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उनके अंदर अंतर कितना है। अंतर क्या है? देखो, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है जिसके अंदर एक व्यक्ति, एक हाउसहोल्ड, एक फर्म, एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। जैसे हमें पता है कि उपभोक्ता जो होता है उसकी आय जो होती है सीमित होती है, तो सीमित आय से अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव कैसे करता है ताकि उसकी जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो सके।
दूसरी ओर जो समष्टि अर्थशास्त्र है, यहाँ पे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्या का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे होता है कि जो राष्ट्रीय साधन है उसका उपयोग कैसे किया जाए, डिफेंस के लिए चीजें बनाई जाए या उपभोग के लिए बनाई जाए, क्योंकि चीजें जो होती हैं दुर्लभ होती हैं, तो कितना हमने डिफेंस के लिए बनाना है, कितना हमने उपभोग के लिए बनाना है, ताकि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कुछ जो वेरिएबल होते हैं वो स्थिर माने जाते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उनमें परिवर्तन माना जाता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कुल उत्पादन तथा रोजगार को स्थिर मान लिया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ये परिवर्तनशील होता है। उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ वेरिएबल जो होते हैं स्थिर माने जाते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वो परिवर्तनशील होते हैं। देखो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन तथा इनकम का जो वितरण होता है उसको स्थिर मान लिया जाता है, लेकिन जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ये परिवर्तनशील होता है। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो साधन होते हैं दुर्लभ होते हैं, उनको हमने किस तरह से केंद्रीय समस्या जो होती है साधनों को आवंटन किस तरह से करना है। समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या जो होती है उत्पादन तथा रोजगार की संपूर्ण स्तर का निर्धारित करने से होती है। और उसी तरह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यहाँ पे व्यष्टि आर्थिक चरों का उपयोग किया जाता है, उपभोक्ता की मांग अथवा उत्पादक की पूर्ति। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो होती है समष्टि आर्थिक वेरिएबल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, जो अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग होती है, तथा कुल पूर्ति, जो अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति होती है। उसी तरह देखो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है उसमें जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जो आर्थिक वेरिएबल होते हैं लिमिटेड मात्रा के अंदर एग्रीगेट होते हैं। जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक उद्योग का संतुलन पढ़ते हैं। उद्योग का मतलब होता है कि जैसे टेक्सटाइल का उद्योग है तो टेक्सटाइल बनाने वाली वस्तुओं का समूह को हम उद्योग कहते हैं। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो समूहता की मात्रा व्यापक होती है। जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम आर्थिक समस्याओं और मुद्दों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक निर्णय जो होते हैं व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट या तो उपभोक्ता के द्वारा या उत्पादक के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे होता है उत्पादक का होता है कि अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक का होता है कि अधिकतम लाभ। समष्टि अर्थ स्तर पर आर्थिक निर्णय जो होते हैं संस्थागत अर्थशास्त्र एजेंट द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे जैसे ट्राई है, तो ये जो है सामाजिक कल्याण को कैसे अधिकतम करना है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन की विधि होती है उसको आंशिक संतुलन विश्लेषण कहा जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर क्या होता है कि एक सेक्टर का अगर हम संतुलन समझते हैं तो बाकी जो सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर हम मानते हैं कि स्थिरता है। लेकिन यहाँ पे जो अध्ययन की विधि होती है सामान्य संतुलन होता है, जनरल इक्विलिब्रियम होता है, तो साइमल्टेनियसली हर सेक्टर के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो व्यष्टि समष्टि विरोधाभास होता है कि जो चीज व्यष्टि लेवल पे सही होती है वो समष्टि लेवल पे सही नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति सेव करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लोग सेव करने लग जाएंगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। देखो क्षेत्र का मतलब होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा क्या है, दायरा क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन के क्षेत्र, यहाँ पे हम उसके दायरे को बताते हैं। ये अर्थशास्त्र की विशेष शाखा है जो हमें बताती है कि सामाजिक कल्याण को हमने अधिकतम करने के लिए किस तरह का प्रबंध करना चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आय और संबंधित समुदायों का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय जो होती है उसकी धारणा से शुरू होता है। ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा, उसको किस तरह से हम आकलन एस्टिमेट करते हैं। उसके संबंधित जो एग्रीगेट होते हैं जैसे सकल घरेलू उत्पाद है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है,
उसका अध्ययन हम करते हैं। उसी तरह रोजगार का सिद्धांत, तो यहाँ पे रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही विभिन्न तत्वों को अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है कि रोजगार की क्या, बेरोजगारी के क्या कारण है। रोजगार के अंदर जो केन्जियन सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। मुद्रा का सिद्धांत हम थ्योरी ऑफ मनी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मुद्रा के कार्य क्या है, बैंकिंग प्रणाली, अतिमति संस्थान, जैसे हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियमित करने के लिए आरबीआई की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा वो मुद्रा का निर्माण करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति और अपस्फीति अंतराल का सिद्धांत। सामान्य मूल्य स्तर की प्रवृत्ति पर को दिखाता है कि जैसे जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति, और अगर कीमतें लगातार गिरती हैं तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ये दोनों चीजों को जो है किस तरह से हमने दूर करना है। उसी तरह देखो जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। फिर देखा जाता है कि सरकार जो है किस तरह से सरकारी बजट की भूमिका को भी स्टडी करते हैं कि वो आर्थिक गतिविधियों के जो स्तर है उसको किस तरह से प्रभावित करता है। विनिमय दर और भुगतान संतुलन, देखो यहाँ पे जो विनिमय दर होता है, जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो जिसमें क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज का निर्धारण कैसे होता है, और भुगतान संतुलन किस तरह से जो होता है, किस तरह से हमारी वो इकोनॉमी के ऊपर जो है प्रभाव डालता है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और उसी तरह देखो ये आर्थिक स्थिरता का भी काम करती है, जिसके अंदर होता है कि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार जो है उपयुक्त मौद्रिक नीति, जिसके द्वारा मुद्रा की पूर्ति के ऊपर कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी, बजट नीति, जिसका अनुसरण जो होता है सरकार के द्वारा किया जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है स्थिरता होनी चाहिए। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका जो दायरा है हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसको प्रबंध किया कैसे किया जा सकता है ताकि सामाजिक कल्याण को हम अधिकतम कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, जो हम अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से समस्या को देखते हैं, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था का चित्रण करता है, ये हमें बहुत गहराई के साथ अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि राष्ट्रीय आय का एस्टिमेशन, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो उसके अंदर जो है किस तरह से हम उसका आकलन लगा सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसकी प्रकृति क्या है उसके स्तर को बताता है। फिर ये हमें बेरोजगारी का अध्ययन करता है कि उसकी समस्या का आकार कितना है, बेरोजगारी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। और सरकारी बजट के द्वारा सरकार जो है अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के तरीके को बताता है। विकास और वृद्धि का रोड मैप, देखो यहाँ पे होता है कि अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उसी तरह सरकार को कौन सी नीतियां और कार्यक्रम बनाने चाहिए ताकि जो है जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। उसी तरह आर्थिक स्थिरता हमने किस तरह से लानी है ताकि जिसके लिए हमें उचित मौद्रिक नीति और राजकीय नीति जो है बनानी पड़ेगी। भुगतान संतुलन की स्थिति दुनिया के बाकी हिस्सों के संबंध में अर्थव्यवस्था की प्रदर्शन को दिखाती है। ये गरीबी, रोजगार और जो एनवायरमेंट पोल्यूशन की समस्याएं होती हैं उनको भी बताती है, उनको हमने किस तरह से प्रबंध करना है और नीति निर्माण के अंदर भी हेल्प करती है। तो ये हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कुल उपभोग, निवेश जैसे जो आर्थिक वेरिएबल होते हैं उसके संबंधित जानकारी देती है। और अर्थशास्त्र के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसके अंदर जो उत्पादन नीतियां होती हैं उनका निर्माण हमने किस तरह से करना है। अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए जो उपयोगी नीतियां होती हैं जिससे हम अर्थव्यवस्था के अंदर जो है
लोगों का कल्याण जो है अधिकतम कर सकें, स्थिरता ला सकें, इस तरह की पॉलिसीज हमने बनानी है।